नितिन चौधरी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि सीबीएसई ने अपनी डेट शीट अनाउंस कर दी है 10th और 12th की। और सबसे पहला एग्जाम जो 12th का होगा वो फिजिकल एजुकेशन का होगा, यानी कि 17 फरवरी को हमारा फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होगा। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि पहला एग्जाम रखने का, कि इस बार जो एग्जाम आएगा वो टेक्निकली अच्छा आएगा। टेक्निकली अच्छा मीन्स कि बहुत डीप उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव और केस स्टडी होंगे, तो उन पर फोकस करने की नीड होगी। हर बार मतलब ईयर बाय ईयर जो एग्ज़ाम होता है वो टिपिकल होते जा रहे हैं। टिपिकल में इस तरह से ऊपर से अब क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा डीप पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए मैं अपनी क्लासेस लेके आया हुई है। 3 चैप्टर हम क्लियर कर चुके हैं। चौथा चैप्टर हमारा है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और केस स्टडी में कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या क्या बनने के चांसेस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और थ्योरिकल बेस जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह से बनेंगे, सारी चीज़ें मैं इस क्लास के अंदर कवर करूंगा। तो पहले देख लेते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इसके अंदर पहला टॉपिक है हमारा स्पेशल ओलंपिक। अब स्पेशल ओलंपिक के अंदर क्या होता है, फिजिकल प्लस इंटेलेक्चुअल जो प्लेयर होते हैं वो ही केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिजिकल यानी कि फिजिकली हैंडीकैप होंगे, इंटेलेक्चुअल दिमागी रूप से कुछ प्रॉब्लम होगी, केवल वही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम 8 ईयर्स एज होनी चाहिए उनकी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने साल का बच्चा इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। 8 साल तक का बच्चा मिनिमम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि उसकी एज मिनिमम मतलब 8 साल होनी चाहिए एटलीस्ट, इससे कम का नहीं। मिनिमम 8 साल का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। स्टार्ट कब हुए थे, 1968 में चिकागो के अंदर ये स्टार्ट हुए थे स्पेशल ओलंपिक। इसे और इन दोनों लाइंस को थोड़ा इम्पोर्टेंट लेंगे क्योंकि ये दोनों थोड़ा इम्पोर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछी जा सकती हैं ये चीज़ें। और इसके जो फाउंडर थे यूनिस केनेडी श्राइवर थे, जो कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनकी सिस्टर थी ये। इन्हीं ने ही उनके ऊपर काम किया था, इन्हीं ने ही स्पेशल ओलंपिक स्टार्ट किया था। जो फिजिकली और इंटेलेक्चुअल हैंडीकैप थे, इन्होंने ही उनको एथलीट बनाया था, उनको चांस दिया था दौड़ने का। इसका मोटो क्या है, लेट मी विन इफ आई कैन नॉट विन, लेट मी ब्रेव इन दी अटेम्प्ट। ये इसका मोटो है जो कि केस स्टडी के अंदर पूछा जाता है। इस साल जो एग्जाम हुए थे 2024 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन केस स्टडी के अंदर पूछा गया था। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक है, फिजिकल प्लस इंटेलेक्चुअल लोग जो प्लेयर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर। एज मिनिमम 8 ईयर्स की एज होगी। स्टार्ट कब हुए थे, 1968 में चिकागो के अंदर ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुए थे। फाउंडर जो थे यूनिस केनेडी श्राइवर थी। मोटो इसका लेट मी विन इफ आई कैन नॉट विन, लेट मी ब्रेव। और हो सकता है इसका आप एक बार सिंबल भी देख लीजिएगा, सिंबल भी इसका रिपीट होता है। और इस चैप्टर से एक केस स्टडी बनता है, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट ये हमारा है केस स्टडी के रिगार्डिंग। और अगर हम चले जाएं 3 या 2 नंबर के अंदर, तो कुछ आता है कि ब्रीफ द स्पेशल ओलंपिक को बता रहा है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें डाल देनी है। और लगभग 172 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। 5 लाख पीपल हैं, मतलब 1 लाख लोग हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट, 5 लाख लोग 5 मिलियन पीपल इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत सारी इवेंट इसके अंदर होते हैं। ये सारी चीज़ें हम 2 या 3 नंबर के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स बोल दें या पैरा ओलंपिक बोल दें, बात एक ही है। पैरालंपिक्स ये पैरेलल चलते हैं ओलंपिक के, यानी कि जहां पर ओलंपिक होंगे, ओलंपिक खत्म होने के बाद उसी जगह पर हमारे पैरालंपिक स्टार्ट होते हैं। इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है, वो जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट कब हुआ था, ये 1960 के अंदर स्टार्ट हुआ था रोम में 1960 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। जो इसके फाउंडर थे डॉक्टर लुडविग गटमैन, इसके फाउंडर थे
एक्चुअली में क्या था, फर्स्ट टाइम स्टार्ट ये लंदन के अंदर 1948 के अंदर हुआ था, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया ये उस टाइम पे। और उसके बाद फिर इन्होंने थोड़ा सा प्रमोशन किया, इसके लोगों से मिले, दोबारा से कराने का चांस लिया। फिर 1960 जो रोम ओलंपिक थे उसके बाद में शुरू हुए रोम के अंदर, और अच्छा इसे अच्छे इसके रिव्यू आए, बहुत से लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो ये डॉक्टर लुडविग गटमैन इसके फाउंडर हैं। और ये जो इसकी जो पैरालंपिक कमेटी बनी थी, जो पैरालंपिक कमेटी बनी थी वो 1989 में बनी थी। ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि 1989 के अंदर पैरालंपिक कमेटी बनी थी, और मतलब ये तब जाके ये रजिस्टर्ड हो गया था, आईओसी के अंदर आ गया था ये। इसका जो मोटो होता है स्पिरिट इन मोशन, स्पिरिट इन मोशन जो है इसका मोटो होता है। पैरालंपिक ओलंपिक के पैरेलल चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलंपिक के बाद में, जस्ट बाद में कौन से गेम्स होते हैं, स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक, डीप ओलंपिक, कौन से ओलंपिक होते हैं? तो पैरालंपिक और जस्ट ओलंपिक के बाद खत्म होते हैं ये। इसमें केवल जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं वही केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर। 1960 रोम में स्टार्ट हुए थे फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हुए थे, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट हुए थे 1960। 1948 में भी हुए थे। जो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिसेबल हो गए थे, जो सैनिक, जो आर्मी पर्सन थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिसेबल हो गए थे, जो कुछ काम करने लायक नहीं थे, आर्मी में नहीं रह सकते थे, उनको फिर से दोबारा जो लाइफ दी थी वो इन्होंने दी थी। इसीलिए ये स्टार्ट किए गए थे। 1948 में स्टार्ट हुए, इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, फिर दोबारा से प्रमोशन हुआ, लोगों को इकट्ठा किया, तब जाके 1960 में फिर से ये रोम 1960 में रोम में हुए ये। और पैरालंपिक कमेटी जो बनी थी इसकी 1989 में इसकी कमेटी बनाई गई थी। तो इसका मोटो है वो स्पिरिट इन मोशन है इसका मोटो। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव के बेस पे है, और जो मैंने पूरी स्टडी बताई आपको इसके बारे में, वो अगर 2 या 3 नंबर का आता है तो आप इसके लिख सकते हैं। अब चलते हैं डीप ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीप ओलंपिक। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि कितने पार्ट में डिसेबिलिटीज को हमने डिवाइड किया है, तो 10 पार्ट्स के अंदर 10 पार्ट्स को हमने डिसेबिलिटी को डिवाइड किया हुआ है। कितने तरह की डिसेबिलिटीज होती हैं? 10 तरह की डिसेबिलिटीज को हमने डिवाइड किया हुआ है कि अगर इस तरह की डिसेबिलिटी होगी तो ये पर्सन पैरालंपिक के अंदर या स्पेशल ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन बनता है ये कि कितनी तरह की डिसेबिलिटीज होती हैं। तो 10 तरह की डिसेबिलिटी को डिफाइन किया हुआ है कि 10 तरह का डिसेबल पर्सन जो होता है वो पैरालंपिक या स्पेशल ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं डीप ओलंपिक की तरफ। डीप ओलंपिक है 1924 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। पेरिस में स्टार्ट हुआ था 1924। क्या क्या चीजें पूछी जाती वो सारी चीजें बताऊंगा, बन सकती है, पूछी जाती है। 1924 में पेरिस के अंदर ये स्टार्ट हुआ था डीप ओलंपिक। अब इम्पोर्टेंट क्या चीज़ आती है? इम्पोर्टेंट ये चीज़ आती है कि 1965 तक इन्हें इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डीफ कहते थे। इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डीफ। इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डीफ 1965 तक। फिर ये ऐसे ही चलते रहे। इसके बाद इन्हें कहा गया इंटरनेशनल साइलेंट गेम।
इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स, ठीक है। यानी कि 1965 तक इन्हें, 1924 से 1965 तक इसे इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डीफ कहते थे। 1965 से 2000 तक, 2001 तक इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स कहते थे इन्हें। अब आफ्टर 2001 इसे डीफ ओलंपिक्स बोलते हैं। आफ्टर 2001 इसे डीफ ओलंपिक्स बोलते हैं। ये चीज याद करने वाली है, ये चीज टेक्निकली है कि 1965 तक इन्हें इंटरनेशनल गेम्स फॉर दी डीफ कहते थे। 1965 से 2001 तक इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स कहते थे। उसके बाद 2001 से लेके अब 2001 में इसका नाम डीफ ओलंपिक पड़ा, और डीफ ओलंपिक इसमें इसे अब डीफ ओलंपिक ही बोलते हैं हम, ठीक है। इससे बस यही चीजें पूछी जाती हैं, बाकी और कुछ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अगला, डिवीजन इन स्पोर्ट्स। डिवीजन इन स्पोर्ट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डिवीजन इन स्पोर्ट्स। डिवीजन मीन्स डिवाइड करना, डिवीजन मीन्स डिवाइड करना है। मीन्स कि एक प्लेयर को, यानी कि जैसे कोई हम स्पेशल ओलंपिक करा रहे हैं या हम पैरालंपिक करा रहे हैं, तो हमें उन प्लेयर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। एज, जेंडर और किस तरह की डिसेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लेयर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं हम डिवीजन इन स्पोर्ट्स। यानी कि प्लेयर को उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग उस कैटेगरी के अंदर उसे उस इवेंट में पार्टिसिपेट कराना है। मान लीजिए हमने डीफ ओलंपिक पैरालंपिक करा रहे हैं, पैरालंपिक के अंदर ऐसा तो नहीं है कि हम कि भाई चलो भाई थोड़ा सा ये पैरों से हैंडीकैप है, दौड़ नहीं सकता, चलो इसके साथ में किसी फीमेल को जोड़ा दो, मेल फीमेल हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता इसके अंदर। एज सेम कैटेगरी के अंदर आने चाहिए, वो एज उनकी सेम, कि भाई अंडर 17 के अंदर है, अंडर 19 के अंदर है, अंडर 23 है, जो भी कुछ एज कैटेगरी होगी उस पर्टिकुलर इवेंट की, उस पर्टिकुलर एज इवेंट के एज के अंदर आना चाहिए। जेंडर मेल ही होना चाहिए या फीमेल ही होने चाहिए, या डिसेबिलिटी या उस तरह की डिसेबिलिटी ही होनी चाहिए। मान लीजिए अगर किसी का हाथ खराब है तो उसे, उसके पैर ठीक है तो चलो भाई तुम्हें हम एथलेटिक्स में दौड़ा देते हैं, नहीं। अगर किसी का हाथ खराब है तो उसी डिसेबिलिटी के मैचिंग के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें होंगी कि उसे उनके साथ जोड़ा जाएगा जिसके उस हाथ में दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक के पैर में दिक्कत है, एक के हाथ में दिक्कत है, सबको हमने एक साथ खड़ा कर दिया, नहीं। डिवाइड यही चीज़ होती है कि उसकी प्लेयर को उसकी एज, जेंडर, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, उसे उसी इवेंट में रखना, ये होता है हमारा डिवाइडेशन इन स्पोर्ट्स। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई किसी की अगर लिम्ब में कोई दिक्कत आ रही हो, हाइपरट्रॉफी हो रही हो किसी के अंदर, और जी किसी के अंदर कोई लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्ब डिफिशिएंसी हो रही हो, लेग लेंथ डिस्पैरिटी हो रही हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिवीजन के अंदर आ जाती है, यानी कि वो सारी चीज़ें डिसेबिलिटी के अंदर आ गई। ये होता है डिवीजन इन स्पोर्ट्स, यानी कि चीज़ों को डिवाइड करना। अब इंडिविजुअल गेम्स के अंदर मैं बता दूँ आपको, जो मैंने बताया था आपको, जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं, एज बता रहा हूं मैं आपको, इंडिविजुअल गेम्स के अंदर 8 इयर्स मिनिमम एज हो सकती है, ऊपर चल जाएगा। टीम गेम के अंदर जो टीम गेम्स होंगे 15 इयर्स एज होगी, ठीक है। 15 इयर्स या उससे नीचे भी चल सकते हैं, और 8 से 11 साल तक के बच्चे उसके अंदर चल सकते हैं टीम गेम के अंदर।
ये सारी चीज़ें होती है। यानी कि 8 साल तक मेनली पूछा यही जाता है कि कितने साल का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मिनिमम 8 इयर्स का एक एथलीट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ये होता है हमारा डिवीजन इन स्पोर्ट्स। और ये एक चीज़ एक निकल के आई कि इंडिविजुअल गेम के अंदर 8 साल के अंदर, टीम गेम के अंदर 15 साल तक का बच्चा भी आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, या बोल दिया हम इंक्लूजन, या बोल दिया हम इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूजन, inclusion in sports. Inclusion in sports. Inclusion means include करना, include करना किसी को, ठीक है, जोड़ना किसी को, साथ में लाना किसी को, शामिल करना किसी को, ये होता है हमारा इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। यानी कि वो क्लासरूम या वो ट्रेनिंग सेंटर जहां पे एवरेज चाइल्ड, एवरेज स्टूडेंट्स, या मैं बोल दूं नॉर्मल स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट या नॉर्मल स्टूडेंट प्लस CWSN, एक साथ एजुकेशन लें, एक साथ किसी गेम की ट्रेनिंग लें, उसे बोलते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, जहां पर एवरेज स्टूडेंट या नॉर्मल स्टूडेंट साथ में CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो स्टूडेंट होते हैं वो एक साथ बैठ के एजुकेशन लें। वो क्लासरूम या वो जगह, वो ट्रेनिंग सेंटर होता है हमारा इंक्लूजन, इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स या इंक्लूसिव एजुकेशन, ये होता है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे हम इन्हें इनके साथ जोड़े, क्या क्या चीज़ों की नीड पड़ेगी। भाई जाहिर सी बात है, इनसे रिलेटेड टीचर्स भी होंगे, सिलेबस भी होगा, इनके अकॉर्डिंग चलेगा, क्लासरूम भी इनके अकॉर्डिंग होंगे, थोड़े से इनके अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनके अकॉर्डिंग चल जाएगा। ठीक है, मेनली आता है कि व्हाट इज इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। इंक्लूजन मीन कि वो क्लासरूम या वो जगह या वो ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर हमारे एवरेज स्टूडेंट प्लस CWSN या स्पेशल चाइल्ड, हमारे CWSN स्टूडेंट वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं या एक साथ बैठ के एजुकेशन लेते हैं, वो होता है हमारा इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन। बेनिफिट्स क्या होता है, ताकि इनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, यानी कि ये अपने आप को छोटा ना समझे, ये इनके साथ में पढ़ के थोड़े से मोटिवेट हो जाए, जो चीज़ें इनको सिखाई जा रही हैं वही चीज़ें इनको सिखाएं। ये ऐसा ना लगे कि हम थोड़े से अलग हैं तो हमें थोड़ा सा इस पर अलग से एजुकेशन दी जा रही है, नहीं, साथ में बैठा के एजुकेशन दी जाएगी ताकि इनका डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से हो। ये है हमारा इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब ये दोनों मैं कराऊंगा, दोनों टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, जो कि 5 या 3 नंबर पूछाता है। एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN। यानी कि अगर हम CWSN को फिजिकल एक्टिविटीज करा रहे हैं तो क्या क्या एडवांटेज होंगे उसके, इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है क्वेश्चन, ये रिपीट हर दूसरे साल रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो यानी कि ये चीज़, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, और 5 नंबर के लिए ये वाला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या क्या बेनिफिट होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज कराने के, देखो भाई, पहला है फिजिकल डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा।
अब चाहे वो CWSN हो या एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, अगर हम उसे फिजिकली अगर हम उसे गेम खिलाएंगे तो फिजिकली डेवलपमेंट उसके अंदर होगा ही होगा। सेम चीज़ यहाँ है। CWSN अगर हम उनको कोई भी गेम करा रहे हैं, एथलेटिक्स हो या व्हील चेयर बास्केटबॉल हो या व्हील चेयर बैडमिंटन हो या बैडमिंटन, कोई भी गेम एटलीस्ट इनके लिए खिला रहे हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट 100% होगा ही होगा। ये इसका एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मीन्स के जब 4 लोग आपस में खेलेंगे, सामने से टीम आ रही है या यहाँ से हमारी भी टीम आ रही है, सामने से भी टीम आ रही है, एक दूसरे से खेलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो सोशल डेवलपमेंट होता है हमारी जानकारी बढ़ती है, हमारे एक दूसरे को जानते हैं, उनके लिए बिहेवियर हमारा अच्छा हो जाता है। ये होता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। थर्ड है रिक्रिएशन। यानी कि रिक्रिएशन मीन्स फिर से, क्रिएशन मीन्स बनाना। यानी कि अगर हम इसे रिक्रिएट हो जाते हैं, हम थक गए हैं, अगर हम कोई छोटा मोटा गेम कराएं तो फिर से मतलब रिक्रिएशन गेम कराते हैं तो फिर से वही एनर्जी के साथ एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर, वो वाली चीज़ आ जाती है, फिर से कर सकते हैं। डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात। डिसिप्लिन, कोई भी गेम हो अगर आप उसे अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, पूरे रूल्स रेगुलेशन लेके खेल रहे हैं, तो मान लीजिए आपके अंदर डिसिप्लिन इम्प्रूवमेंट होगा। सेम वही चीज़ CWSN के लिए है कि अगर वो अपना मन लगा के अपना 100% लेके अगर वो सारी चीज़ें करते हैं तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होगी, इनका डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा, रिक्रिएट भी होंगे, फिर से एनर्जी बनेगी उनके अंदर, और डिसिप्लिन भी हो जाएंगे वो, यानी कि पूरे रूल्स रेगुलेशन से वो गेम को खेलेंगे, वेल डिसिप्लिन हो जाएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट है एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN। और इससे अलग भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट भी हो सकता है इनके अंदर, इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे वो। ठीक है। जो गेम्स के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं उन सब चीज़ों से ऊपर चले जाएंगे वो, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा strategies to make physical activities accessible for CWSN। यानी कि किसी भी CWSN को फिजिकल एक्टिविटी कराने से पहले हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर साल रिपीट होता है, हर दूसरे साल रिपीट होता रहता है। या तो ये क्वेश्चन आता रहता है, ये जो प्लानिंग वाला इससे पहले जो क्वेश्चन किया हमने वो आता रहता है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। तो क्या क्या प्लानिंग हमने करनी पड़ेगी उन्हें एक्टिविटीज कराने से पहले, फिजिकल एक्टिविटीज कराने से पहले। मेडिकल चेकअप यानी कि अगर हम किसी प्लेयर को, किसी हैंडीकैप प्लेयर है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, उसे डिजीज है, कोई डिसेबल है, तो सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। क्या वो खेलने के लिए फिट है भी या नहीं, या हमने ऐसी गेम्स को उसे किसी में उतार दिया और वो फिजिकली है, मतलब मान लीजिए कि वो फिजिकली अनफिट है और गेम्स में जाकर उसे और चोट लग गई, तो सबसे पहले उसे कोई भी गेम कराने से पहले, कोई भी एक्टिविटीज़ कराने से पहले उनका मेडिकल चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी गेम को खेलने के लिए। ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाए जिसमें उस प्लेयर का इंटरेस्ट आए। ठीक है। मान लीजिए कि किसी को क्रिकेट पसंद है और आप उसे बास्केटबॉल करा रहे हैं, या किसी को वॉलीबॉल या किसी को बैडमिंटन पसंद है, आप उसे दौड़ लगवा रहे हैं। ठीक है। तो
उसके अंदर बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। पहले पूछना पड़ेगा कि वो किस चीज़ से रिलेटेड गेम खेलना चाहता है, तब उसके बाद यानी कि हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करानी है जिसमें उनका इंटरेस्ट आए खेलने के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो होगी हमारी एक्टिविटी होगी modified equipment। modified equipment हैंडीकैप के लिए, जो फिजिकल डिसेबल होते हैं उनके लिए अलग से इक्विपमेंट आते हैं। उन पर्टिकुलर हर एक्टिविटीज़ के लिए उनके लिए इक्विपमेंट आते हैं, यानी कि खेलने से पहले, उन्हें गेम्स में उतारने से पहले उनके लिए जो ज़रूरी इक्विपमेंट है वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, ताकि हम उनको वो एडजस्ट करा सके, उनको पहना सके, जिससे उन्हें गेम में चोट ना लगे। ठीक है, सारी चीज़ें मॉडिफाइड इक्विपमेंट हमारे पास होते हैं। CWSN के लिए चीज़ें अवेलेबल रहती हैं और वो हमारे पास एक्टिविटी कराने से पहले वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि वो उस एक्टिविटी में या फिर उस पर्टिकुलर गेम्स के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे सके और उन्हें किसी तरह की कोई इंजरी ना हो। स्पोर्ट्स रूल्स। स्पोर्ट्स रूल्स मेन चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला स्पोर्ट्स रूल्स, कि अगर आपको किसी गेम्स की नॉलेज नहीं है तो आप वो गेम्स नहीं खेल सकते। इसीलिए CWSN को किसी भी एक्टिविटी या कोई गेम कराने से पहले उन्हें उस पर्टिकुलर गेम्स की या पर्टिकुलर एक्टिविटी के रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो उसे समझ सके, अच्छे से खेल सके, अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके उसके अंदर, और सबसे बड़ी बात उन्हें किसी तरह की कोई इंजरी ना हो। मेनली पॉइंट CWSN के लिए ये होता है कि गेम सेफ्टी पर्पज से उन्हें खिलाया जाए, बहुत सेफ गेम खिलाया जाए, उन्हें किसी तरह की कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इन्हें इंजरी हो गई तो फिर ये गेम्स नहीं खेलेंगे। लास्ट है हमारा फीडबैक। फीडबैक भी लेना चाहिए कि भाई कैसी एक्टिविटी है, उसके बाद फिर दोबारा सेम एक्टिविटीज कराई जाए, यानी कि फीडबैक, इनका भी फीडबैक, CWSN का फीडबैक लेना चाहिए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या उस पर्टिकुलर गेम्स के कराने के बाद। इनका फीडबैक ज़रूरी है कि आपको इंटरेस्ट आया है, नहीं आया है, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, कहाँ हम आगे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर। ये सारी चीज़ें फीडबैक लेनी ज़रूरी है इनकी, यानी कि मेडिकल चेकअप, खेलने से पहले मेडिकल चेकअप ज़रूरी है, ताकि वो ये पता करने के लिए फिट है या नहीं है। इंटरेस्ट, एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाए उनका इंटरेस्ट आए खेलने के अंदर। मॉडिफाइड इक्विपमेंट, उनसे रिलेटेड जो भी हम एक्टिविटी उन्हें करा रहे हैं, जो भी हम उन्हें गेम्स खिला रहे हैं, उस गेम से रिलेटेड हमारे पास इक्विपमेंट इनके रिगार्डिंग होने चाहिए, ताकि ये सेफ गेम खेल सके, इन्हें किसी तरह की इंजरी ना हो। स्पोर्ट्स रूल्स, कोई भी गेम खेलने से पहले, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले उस पर्टिकुलर गेम की, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की हमें रूल्स होने चाहिए, रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर रूल्स की नॉलेज होगी तो हम अच्छे से खेल सकेंगे उस गेम को, अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकेंगे और सेफ खेल सकेंगे, ताकि इंजरी लेस, कोई इंजरी ना हो। फीडबैक, एक्टिविटीज़ के बाद में फीडबैक होना चाहिए कि इंटरेस्ट कैसा था उनका, क्या चीज़ आगे हम चेंज कर सकते हैं, अच्छा लगा तो वैसे ही चले देंगे, और पूछे कि भी उनसे पूछे कि भाई और क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं उसके आगे, ताकि इनका इंटरेस्ट और ज़्यादा है और बढ़ चढ़ के वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो ये सारे टॉपिक थे हमारे इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड। स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक, डीफ ओलंपिक, इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, डिवीजन इन स्पोर्ट्स, डिवीजन इन स्पोर्ट्स, और स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN, और बेनिफिट्स क्या होंगे एक्टिविटीज़ कराने के हमारे CWSN को। ये टॉपिक थे, और ये वाला टॉपिक और इससे पहले वाला टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बार बार हर साल रिपीट होते हैं, ये वाला टॉपिक रिपीट हो जाता है, अदरवाइज इससे पहले वाला टॉपिक भी रिपीट हो जाता है। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और जिस टॉपिक के, जिस पॉइंट के ऊपर मैंने ज़्यादा जोर दे के बताया है कि ये वाला आ सकता है,
तो उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाना ज़रूरी है, ताकि आपको वो नॉलेज में लगे, आपकी नॉलेज में रहे वो, और एग्ज़ाम के टाइम पे उसे गलती ना करें। ठीक, तो ये चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 5 लेके आऊँगा आपका, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो आगे तक के लिए थैंक यू। अगर आपका मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।